अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की और मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर मसले का हल निकालेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की बेहतरी के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान तमाम मुद्दे दो तरफा हैं। Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. We spoke about it last night as well. Mr. Modi, do you want to add? भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिल कर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। आम्रपाली मामले में होम बायर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एनबीसी को 7.16 करोड़ देने के लिए कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को फंड जारी करना होगा। अब इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई होना है। आम्रपाली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को 7.25 करोड़ रुपए रिलीज करने के लिए कहा है। हालांकि इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतनी ही राशि को रिलीज करने के लिए कहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक ऑडिटर्स को बनाई गई अपनी रिपोर्ट को दिल्ली पुलिस और ईडी के साथ साझा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में यह भी कहा है कि तमाम जांच एजेंसियां आम्रपाली के खिलाफ ठोस से ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करें और इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, जो कमेटी आम्रपाली के बनाए गए प्रोजेक्ट की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 अहम बिंदुओं पर आज अपना ऑर्डर किया है। 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई दोबारा करेगा। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में नक्सल मसले पर एक आला सतह की मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 रियासतों के वज़ीर आला मौजूद रहे। कई रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के सरबराहान भी इस मीटिंग में शरीक हुए। मुल्क की 10 रियासतों के तकरीबन 60 अजला नक्सल मुतासरा हैं। मीटिंग में नक्सल मसले से निपटने के लिए मुतासरा इलाकों के लिए बड़ी हिकमत अमली वज़ा की गई है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान राहुल गांधी के बयान पर सियासत कर रहा है और ऐसे में राहुल गांधी को चाहिए कि वो कौमी मुफादात को पेश नजर रखें। मेरे इन्विटेशन के मुद्दे को अनएंडिंग बिजनेस कर लिया है। मैंने एक स्टेज पे जब उन्होंने कहा था कि वहां लोग मर रहे हैं, गोलियां चल रही, तब उन्हें कहा था कि ऐसा नहीं है और आपको यकीन ना हो आप आके देख लें। 5 दिन तक उन्होंने कोई किसी तरह का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लोगों को लेके जाऊंगा, मैं कैदियों से मिलूंगा, जो नजरबंद हैं लोग उनसे मिलूंगा, फौज से मिलूंगा। तो मैंने उसके बाद कहा कि ये हमको स्वीकार्य नहीं है कंडीशनल आपका आना और मैं इसको विड्रॉ करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूं, आप आना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगा आपको अलाउ कर देगा, नहीं समझेगा नहीं करेगा। अब की जब इन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया
तो एडवांस में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके आने से यहाँ शांति में खलल पड़ेगा, नॉर्मलसी वापस आ रही है, हम यहाँ की परिस्थितियों से निपट रहे हैं, पाकिस्तान की थ्रेट जो रियल है, जो इनपुट्स हमको आ रहे हैं उससे निपट रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपका आना ठीक नहीं है। और आपकी जो अटरेंसेज होंगी, जिस तरह की बात आप दिल्ली में भी बोल रहे हैं, उसका पाकिस्तान मिसयूज करेगा, और वही हुआ। इन्होंने यहाँ वापस आने के बाद जो बोला उसको इमरान खान ने अपने ट्वीट में किया है, पाकिस्तान टीवी ने मिसयूज किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, और इसको बात को ख़त्म करके कश्मीर में नॉर्मलसी रेस्टोर करने में हमारी मदद करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर की बातों में तजाद पाया जाता है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। दादा, जिस तरह से श्रीनगर राहुल गांधी पूरा प्रतिनिधिमंडल लेकर गए, लेकिन उन्हें श्रीनगर में अंदर दाखिल नहीं दिया गया और ये कहा गया कि शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, ये राज्यपाल की तरफ से ये बयान आया था। किस तरह से उनके इस बयान को देखते हैं, क्योंकि उन्हीं का इन्विटेशन पहले राहुल गांधी के पास आया था। जो अभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी शांति भंग करने गए थे, वो कुछ दिन पहले वो दावा किया था कि सारे जम्मू कश्मीर घाटी में शांति बहाल हुए हैं। आप शांति की बहाली का एक नमूना देखना चाहते हैं तो तुरंत आ जाइए, मैं हवाई जहाज भेज रहा हूं। और वो राज्यपाल आज कहते हैं कि राहुल गांधी जी वहाँ सियासत करने जा रहे हैं, शांति भंग करने के लिए जा रहे हैं। लगता है कि वहाँ के राज्यपाल आज सत्तारूढ़ पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से बात करने लगे हैं, और आम हिंदुस्तान के आम लोगों को बहुत सारे कुछ छुपाए जाते हैं। आजकल लगता है कि कश्मीर एक नो गो जोन बन गए हैं, जहाँ कोई जाने नहीं सकते। हम कन्याकुमारी का जाने सकते, लेकिन कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो वादा किया था सदन के अंदर की गृह मंत्री जी ने कि वहाँ लोग ज़मीन खरीद सकेंगे, कोई नौकरी मिल सकेंगे, कोई और तरह की बहुत से सारे चीज़ वहाँ मुहैया कराने की दावा किया था, लेकिन क्या हो रहा है अभी? बाहर के लोग जाने नहीं सकते। हमारे बंगाल के लोग त्यौहार में, दुर्गा पूजा के त्यौहार में वहाँ के सारे होटल बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। क्या हो रहा है? सरकार खुल्ला सामने आके बयान पेश करे कि कल एक आला सतही टीम श्रीनगर जाएगी। इस पर मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की हमारे न्यूज़ 18 नुमाइंदे अनूप गुप्ता ने। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, सर एक डेलीगेशन जाने वाला है जम्मू कश्मीर, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन रहेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर में जो एक बहुत बड़ा गैप विकास को लेकर के था, उसके कई कारण थे, जिसमें 370 भी एक कारण था। जम्मू है, कश्मीर है, लेह है, करगिल है, उन इलाकों में विकास की रोशनी वहाँ के लोगों तक पहुँचे, ये मोदी जी की सरकार की कोशिश है। और हमारे मंत्रालय का एक हाई लेवल डेलीगेशन 27 और 28 को श्रीनगर में रहेगा, जो वहाँ पे अधिकारियों के साथ, लोगों के साथ बातचीत करके और वहाँ पर विकास की डोर के साथ, मजबूती के साथ, विकास और विश्वास की डोर के साथ लोगों को जोड़ने के अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से राजनीति कर रहा है इस मसले पर, दूसरी तरफ आप जो है विकास की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इस पूरे मसले को देखें? देखो भैया, ऐसा है कि कुछ लोग, कुछ विलाप मंडली है, हम विकास पे विश्वास करते हैं, वो विलाप पे विश्वास करते हैं, तो इसलिए हमारा उनसे कोई कंपटीशन है नहीं। उनको उनका काम करने दीजिए, हमें अपना काम करना। राहुल गांधी के नेतृत्व में एक टीम गई थी, वहाँ के एक प्रतिनिधिमंडल गया था। मायावती ने कहा कि गलत किया, वहाँ जाकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट में आया हूँ आपके। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोगों की अलगाववादियों के साथ बहुत मजबूत जुगलबंदी है, तो अलगाववादियों की हमदर्दी में कुछ लोग जो है वहाँ जाना चाहते होंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। 30 अगस्त तक पी चिदम्बरम की तहवील बढ़ाई गई है। अब मजीद 4 दिन की सीबीआई तहवील में चिदम्बरम को रहना होगा। आईएनएक्स मीडिया मामले में खुसूसी अदालत ने यह तहवील बढ़ाई है। 30 अगस्त को चिदम्बरम को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। What will you say now? See, as I said, this is a made for media show,
The show will continue. But sir, CBI said. But CBI said They've said a lot of things about me too. Yes. I mean, I was in their custody and I've been raided 4 times. I've been summoned over 20 times. They've done the same thing to me. They should file a quickly. They have everything. They should quickly file a charge sheet and take us to trial. But he said, CBI said he said that confront someone. I'm actually also looking for those documents from Argentina which says I have a property there. I'm quite keen to know what I have in Argentina. I'm looking forward to that. With whom they were confronted? Hopefully with my property deal. साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के हिफाजती इंतजामात में तब्दीली की गई है। मनमोहन सिंह का SPG कवर हटा लिया गया है। वज़ारत दाखिला ने इस बारे में एक बयान भी जारी कर दिया है। बयान के मुताबिक ये मामूल है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए वक्तन फ़वक्तन पेशेवराना तौर पर हिफाजती इंतजामात का जायज़ा लिया जाता है। मनमोहन सिंह अब CRPF जवानों के घेरे में रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब भी Z+ सिक्योरिटी कवर बरकरार है। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कई मुद्दों पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। तारिक अनवर ने कहा कि मोदी हुकूमत अपोजिशन के साथ भेदभाव कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी में कटौती इसकी ताज़ा मिसाल है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, मनमोहन सिंह जी की SPG सुरक्षा ले ली गई है, अब Z+ सुरक्षा दी जाएगी। अमूमन जो कानून रहा है, जो नियम रहा है, वो 10 साल का रहा है। किस तरह से इस पूरे फैसले को आप देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार बिल्कुल भेदभाव से काम ले रही है। एक तरफ तो अपने मंत्रियों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्रियों को सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ता देने का काम किया, उस व्यक्ति की सुरक्षा भी कम की जा रही है, उनके स्टाफ भी कम किए जा रहे हैं। तो ये सीधे सीधे मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से विपक्ष के साथ भेदभाव का रास्ता अपनाया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि सुरक्षा को लेकर या खतरे को लेकर जो कार्रवाई होती है, जो जांच होती है, उसके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो फैसला है ये। देखिए, सरकार बहाना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये फैसला प्रधानमंत्री के स्तर पर लिया गया है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि एक पूर्व प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी कम करना, उनके स्टाफ को कम करना, ये बगैर प्रधानमंत्री को विश्वास में लिए ये काम नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री को इस बात को देखना चाहिए कि कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री जो होता है वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और वो भी जैसा मैंने कहा कि 10 साल एक लंबे अरसे तक जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, और उनकी सिक्योरिटी कम करना, उनके स्टाफ कम करना, ये मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है। धन्यवाद। तो कैमरा पर्सन जगदीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली तस्वीर की। जय श्री राम। जी हाँ, बुलंदशहर से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो कि इंसानी रिवायतों को ही झुठला रही हैं। बुलंदशहर तशद्दुद के 7 मुलजिमों को जमानत पर रिहाई मिली। रिहाई के बाद इनका इस्तकबाल फूलों की मालाओं और जय श्री राम के नारों के साथ किया गया। दिसंबर 2018 में बुलंदशहर में गौकुशी के नाम पर फूट पड़े तशद्दुद में करीब 50 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था, जिनमें से 7 को गुज़िश्ता दिन जमानत पर रिहाई मिली और इन्हीं लोगों का इस्तकबाल फूल की मालाओं से किया गया। गोया वाज़े तौर पर यह कहा जा सकता है कि चंद शरपसंद अनासिर की हौसला अफजाई की जा रही है। दिसंबर 2018 के फसाद में मुताद्दिद जानें गई थीं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार जैसे बहादुर सिपाही का कत्ल कर दिया गया था। योगी आदित्यनाथ के जरिए SIT तश्कील भी दी गई, मुताद्दिद गिरफ्तारियां भी अमल में आईं, लेकिन मुजरिमों की हौसला अफजाई समाज के लिए बेहद ख़तरनाक रुख है। बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है ये मेरे लिए रहा है, और मुझे बहुत ही दुख हो रहा है इस जस्टिस पे कि ये जस्टिस किस बुनियाद पे दिया जा रहा है इनको। इन्होंने आके 6 महीने में ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया जिसमें इनको राजद्रोह की धारा से मुक्त किया जा रहा है।
ये सच में बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है और मैं सरकार से, सभी समाज के सभी वर्गों से यही उम्मीद करता हूं, मैं अपनी आवाज़ तो उठा ही रहा हूं, मैं उन लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित ही ना किया जाए, क्योंकि ये उठेंगे तो ये इंस्पायर करेंगे लोगों को, ये और लोगों को इंस्पायर करेंगे तो और लोग और गलत काम करेंगे। हमें ऐसे लोगों को आगे उठाना ही नहीं चाहिए। और अब खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह का बेतुका बयान। कांग्रेस ने बीजेपी पर मारक शक्ति का किया है इस्तेमाल। बीजेपी लीडरों के इंतकाल पर कर रही थी अपना इजहार ख्याल। मध्य प्रदेश में साल 2008 में हुई किसानों के कर्ज माफी मामले में बदनवानी का इंकशाफ। शिवराज सिंह ने कसूरवार 2000 से ज्यादा मुलाजमीन में से सिर्फ 45 पर की थी कार्रवाई। और छत्तीसगढ़ में आइंदा 24 घंटों में जबरदस्त बारिश के आसार। महकमा मौसमियात ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बस्तर के अलावा रियासत के कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। चलिए शुरुआत करेंगे बयानात से। जी हां, भोपाल से मेंबर पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बेतुका बयान दे डाला। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर मारक शक्ति का इस्तेमाल किया है। साध्वी प्रज्ञा बीजेपी लीडरों के इंतकाल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। साध्वी का कहना है कि महाराज ने उन्हें मुहतात रहने की हिदायत दी थी। साध्वी अपने बयान पर कायम भी हैं। एक बड़ा कठिन समय चल रहा है। मैं जब चुनाव लड़ी उस समय एक महाराज जी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी साधना को कम मत करना, साधना का समय बढ़ाते रहना, साधना कम मत करना, क्योंकि बहुत बुरा समय है और जो विपक्ष है वो एक ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा मारक शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी पर कर रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, योग्य और ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को संभालते हैं उन पर असर करेगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी के लीडर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ये साध्वी की निजी राय है। इसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। बंगाली जादू तो नहीं, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी, ये उनकी निजी राय, इसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं करूँ। बंगाली जादू तो नहीं, मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी। और राकेश सिंह ने साध्वी का बचाव करते हुए कहा कि साध्वी के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उसको समझने, पूरे तौर पर समझना पड़ेगा। उनका आशय ये नहीं था, उन्होंने उसको राजनीतिक तरीके से प्रस्तुत किया है और राजनीतिक तरीके से ही हमको उसको लेना चाहिए कि कुल मिलाकर जो सरकार की भूमिका है मध्य प्रदेश में वो लोकतंत्र की हत्या वाली है, लोकतांत्रिक पद्धतियों की हत्या वाली है, लगातार विपक्ष को कुचलने की कोशिश है और यही उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है वो इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में साल 2008 में हुई किसानों के कर्ज माफी मामले में बड़ा इंकशाफ हुआ। रियासत की मौजूदा कमलनाथ सरकार ने इस मामले की जांच करवाई और जांच में ये बात सामने आई कि 2008 में कर्ज माफी घोटाले में 2000 से ज्यादा मुलाजमीन कसूरवार पाए गए थे। इनमें से सिर्फ 45 मुलाजमीन पर ही कार्रवाई की गई। वहीं 824 मुलाजमीन को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। ऐसे में कसूरवारों के खिलाफ शिवराज हुकूमत की तरफ से नरमी बरते जाने की बात सामने आई है। को नोटिस भी दिया गया, उनके खिलाफ बीजेपी के टाइम पे कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ नोटिस देके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कर्ज माफी हुई नहीं और सिर्फ चंद लोगों के खिलाफ 30-35 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। इससे काम नहीं चलता है। बीजेपी ने सिर्फ लोगों को, मध्य प्रदेश की जनता को धोखे में रखा, झूठे वायदे किए और पूरी तरह से बीजेपी और शिवराज जी अधिकारियों के ऊपर डिपेंडेंट रहे और अधिकारी मन मर्जी से काम करते रहे।
आपको लगता है कमलनाथ सरकार इस मामले पे गंभीर है? निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बहुत गंभीर है और कमलनाथ जी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी जो सिर्फ लफेबाजी करते हैं और ठीक से काम नहीं करते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। डिंडोरी जिले में नक्सली मूवमेंट को लेकर काबीना वजीर ओम प्रकाश मरकाम ने बड़ा बयान दिया। जिले में नक्सली मूवमेंट के लिए ओम प्रकाश ने मरकजी सरकार के मंसूबों को जिम्मेदार ठहराया। ओम प्रकाश मरकाम के मुताबिक जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तब नक्सली मुतासरा इलाकों की तरक्की के लिए IAP और BRGF मंसूबे की शुरुआत की गई थी और इस वक्त तरक्की के बहुत काम हुए थे, लेकिन मरकज की मौजूदा सरकार ने इन तमाम मंसूबों को ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। मिलावट के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की जंग जारी है। इंदौर के बाद अब भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। एक रिपोर्ट। मिलावटखोरों मध्य प्रदेश छोड़ो। मिलावटखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने जंग छेड़ दी है। इंदौर में आम लोगों की बेदारी के लिए हुए पैदल मार्च के बाद अब भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में भी मिलावटखोरी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। वजीर सेहत तुलसी सिलावत शहर में इंतजामिया, अफसरों और समाजी इदारों के साथ मिलकर मुहिम चला रहे हैं। वजीर सेहत ने बीजेपी लीडरों से भी अपील की है कि वो भी इस मुहिम में उनका साथ दें। मिलावट के खिलाफ पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर कमिश्नर, कलेक्टर, IG, DIG, SP, पूरी सरकार, मेरे विभाग के साथ पूरी सरकार, ये समन्वय, ये सामंजस्य मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिला। ये निरंतर जारी रहेगा और इस महायज्ञ में, इस पवित्र काम में भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए और जनता के स्वास्थ्य के प्रति इस मिलावट के खिलाफ हमारी इस जंग में शामिल हो। वजीर आला कमलनाथ और वजीर सेहत तुलसी सिलावट का मानना है कि आम लोगों का हक है कि लोगों को मिलावट से पाक चीजें हासिल हों। मध्य प्रदेश की जनता को और इंदौर की जनता को यह आश्वस्त करता हूँ, जो भावना लेकर, जो संकल्प लेकर आपने हमें सहयोग किया है, आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपके संकल्प के अनुरूप ये कार्रवाई मिलावट के खिलाफ निरंतर जारी रहेगी। अब इंदौर के बाद भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, जहां भी नागरिक मुझे बुलाएंगे, मैं एक नागरिक के नाते जाऊंगा। आम लोग मिलावटखोरी की शिकायत टोल फ्री नंबर 104 पर कर सकते हैं। इस नंबर पर शिकायत मिलने पर मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावटखोरों के खिलाफ इस मुहिम की कामयाबी आम लोगों के इक़दाम पर मुनहसिर करती है। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण त्रिदेव की रिपोर्ट। आइंदा 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में जबरदस्त बारिश के आसार हैं। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बस्तर के अलावा रियासत के कई इलाकों में भारी बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस तरह के आसार बन रहे हैं। दंतेवाड़ा में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हो गया है। 2 सीटों दंतेवाड़ा और चित्रकूट में इंतखाबात होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ दंतेवाड़ा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उधर वज़ीर आला भूपेश बघेल ने दोनों सीटों पर इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। दंतेवाड़ा ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने किया तारीखों का ऐलान। 23 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने दंतेवाड़ा असेंबली सीट पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। 23 सितंबर को दंतेवाड़ा सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। 27 सितंबर को वोटों की गिनती होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए 28 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होगा। 4 सितंबर तक पर्चा नामजदगी दाखिल की जा सकती है। 5 सितंबर को पर्चा नामजदगी की जांच होगी। 7 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बस्तर की 2 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, दंतेवाड़ा और चित्रकूट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ दंतेवाड़ा में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है,
जिस पर वजीर आला भूपेश बघेल ने हैरत का इजहार किया है। वजीर आला भूपेश बघेल ने दोनों सीटों पर एक साथ ज़िमनी इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। हम तो उम्मीद कर रहे थे क्योंकि दोनों करीब करीब एक साथ खाली हुए हैं और जितने खाली हुए हैं सीटें हैं उसमें एक साथ चुनाव कराया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने केवल दंतेवाड़ा का ही सर्कुलर जारी किया है, जबकि उसी से लगा हुआ चित्रकूट भी है। तो दोनों के एक साथ कराया जाना चाहिए। अभी भी हम निवेदन करेंगे कि दोनों के एक साथ होना चाहिए। दंतेवाड़ा ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान होती ही सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इसके साथ ही जीत के दावे भी किए जाने लगे हैं। भूपेश बघेल की सरकार के जो 8 महीने का जो कार्यकाल है और लोगों का जो भूपेश बघेल की सरकार से, कांग्रेस सरकार से जो मोहभंग हुआ है, वो भी इस जीत का एक बहुत बड़ा आधार होगा। दूसरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में जो हमने जीता है वो भी एक बहुत बड़ा आधार है। साथ ही साथ जिस तरीके के फैसले, एक देशव्यापी जो फैसले हुए, एक मजबूत सरकार के रूप में माननीय मोदी जी ने काम किया है, मुझे लगता है ये सबका सामूहिक लाभ निश्चित रूप से आने वाले दोनों उपचुनाव में मिलेगा। बस्तर में इस छोटे से 7-8 महीने के कार्यकाल में ज़बरदस्त काम हुए हैं और बस्तर का एक सामान्य आदिवासी भी मुख्यमंत्री से सहज भाव से सीधे मिल सकता है। और चूंकि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं बस्तर के मामले में और आदिवासी इलाकों के मामले में, मुझे लगता है कि प्रचंड बहुमत से इन दोनों सीट पर कांग्रेस विजय सिंह प्राप्त करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान 9 अप्रैल को दंतेवाड़ा के बीजेपी रुकन असेंबली भीमा मंडावी की नक्सलियों के हमले में मौत हो गई थी। उसी वक्त से ये सीट खाली है। वहीं चित्रकूट रुकन असेंबली दीपक बैज के बस्तर से मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद ये सीट खाली पड़ी है। चित्रकूट में चुनाव नहीं कराए जाने पर बस्तर में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी न्यूज़।